मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब आप कैसे देंगे और इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? दरअसल हमदर्द तो वही है जिनको बनाने में अमेरिका, इजराइल और मगरबी मुल्कों ने एक बड़ा किरदार अदा किया। खिलाफत उस्मानिया टूटने पर सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा ही काफी नहीं था और खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद फिलिस्तीन पर कब्जा करके सिर्फ इजराइल ही नहीं बनाया गया, बल्कि इजराइल के अलावा कई अरब मुल्क भी अपने वजूद में आए जो आज बहुत बड़े बड़े अरब देशों के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब है। सऊदी अरब अमेरिका का बहुत ही दुलारा मुल्क माना जाता है। सऊदी अरब की जिद को अमेरिका छोटे बच्चे की जिद की तरह पूरा भी करता है, उसकी बात भी मानता है और उसी तरह से अमेरिका जो चाहता है वो काम भी सऊदी अरब से बहुत ही आसानी से करवा लेता है। यानी दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर ईरान अब सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों की तबाही और बर्बादी की दास्तान लिख रहा है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के अरब देशों ने अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने दिया। वो मीठे मीठे अल्फाज में सिर्फ तनकीद कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे उनका किरदार बड़ा ही मशकूक रहा है। जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने बंद किया है तब से खाड़ी मुल्कों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गल्फ कंट्री कहते किसे हैं, यानी खाड़ी देश किसे कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। खाड़ी देश का सीधा सा मतलब यही है कि एक ऐसा इलाका जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो और एक तरफ से समंदर से जुड़ा, ऐसे मुल्कों को खाड़ी देश कहते हैं। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो खाड़ी देश कहे जाते हैं। इनमें गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर दुनिया में कोई भी गल्फ कंट्री का जिक्र करता है तो उसका सीधे सीधे मतलब फारस की खाड़ी से जुड़ा हो जाता है। फारस की खाड़ी के आसपास 6 मुल्क मौजूद हैं जिनको गल्फ कंट्री कहा जाता है और इन्हीं के पास तेल और गैस का जखीरा भी मौजूद है। इनमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का। इनके पास सबसे बड़ा तेल का कारोबार है। इसके बाद यूएई का नंबर है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और दुबई का यहाँ फाइनेंशियल हब माना जाता है। कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान ये वो देश हैं जिनकी खाड़ी देश कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका का करीबी सऊदी अरब को ही माना जाता है। ईरान के जरिए हॉर्मुज बंद करने की वजह से ज्यादातर खाड़ी देशों को कारोबार करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सऊदी अरब ने हॉर्मुज का एक रास्ता तलाश लिया है और वो 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके रोजाना 4 से 5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे सऊदी अरब अपना बड़ा नुकसान होने से रोक रहा है, लेकिन ये पाइपलाइन भी सऊदी अरब को उतना फायदा नहीं दे रही जितना हॉर्मुज से उसे फायदा हो रहा था। हॉर्मुज से 15 से 20 मिलियन बैरल रोजाना तेल गुजरता था, लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए सऊदी ज्यादा से ज्यादा 7 मिलियन बैरल तक रोजाना तेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी जहां तमाम मुल्कों को हार्मुज बंद होने की वजह से नुकसान हो रहा है, वहां पर अगर सऊदी अरब अपने नुकसान को कम करने के लिए कम कमाई कर रहा है तो भी इससे सऊदी अरब की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। सऊदी अरब तेल को सीधे लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक ले जा रहा है। यनबू से जहाजों को लाल सागर के रास्ते यूरोप और एशिया तक ले जाया जा रहा है। एशिया के लिए बाब अल मंदब और यूरोप के लिए सुएज कैनाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो भी तेल जाना और आना है वो बाब अल मंदब से ही होकर गुजरना है। लेकिन IRGC ने साफ साफ सऊदी अरब को समझा दिया है कि अगर सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद की, अपने बेस इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो लाल सागर का यनबू रूट पर ईरान हमला कर देगा। सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पाइपलाइन को निशाना बनाएगा। इससे पहले वो अप्रैल के पहले हफ्ते में सऊदी अरब को एक झलक दिखा चुका है। 8 अप्रैल 2026 को ईरान ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला कर चुका है। हालांकि मरम्मत के बाद सऊदी अरब ने अपनी पाइपलाइन को फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन अगर ईरान ने लाल सागर को बंद कर दिया तो सऊदी अरब को बहुत नुकसान हो जाएगा। आमदनी घटकर निचले पायदान पर पहुंच जाएगी। लेकिन गौर से देखा जाए तो सऊदी अरब अमेरिका की मदद के लिए मजबूर है। जब मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को ठिकाने लगा दिया, अमेरिका के मिलिट्री बेस को तबाह बर्बाद करने लगा, उस वक्त सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरानी मिसाइलों की वजह से काफी नुकसान का सामना करता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयरबेस है और यहाँ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इसमें कई अमेरिकी फौजी घायल भी हुए, कुछ बेहद गंभीर रूप से घायल हुए, यानी उनके जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका का सेंट्री हवाई रडार का जहाज बुरी तरह से तबाह हो गया। KC-A135 रिफ्यूलिंग जेट भी तबाह बर्बाद हो गया। खासकर
चलता फिरता रडार वाला जहाज तबाह होना अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। प्रिंस सुल्तान बेस की तबाही के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपना दिल बड़ा कर दिया। सऊदी ने अमेरिका को किंग फहद एयर बेस दे दिया। किंग फहद बेस ताइफ इलाके में मौजूद है और ये सऊदी अरब का दूसरा मिलिट्री बेस है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कदम कदम पर सऊदी अरब ने ईरान के दुश्मन को अपने घर में पनाह दी। अगर मकान तबाह हो गया तो फिर दूसरे मकान में उनको शिफ्ट कर दिया। पर हर हाल में अमेरिका की मदद के लिए सऊदी अरब तैयार खड़ा है। सऊदी अरब अभी भी अमेरिका की मदद कर रहा है और अगर ईरान पर कल को हमला होता है तो किंग फहद एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल माजिद मसावी ने खाड़ी मुल्कों को जिस तरह की धमकी दी है वो सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि वो तमाम के तमाम खाड़ी मुल्कों के लिए गले की हड्डी बन गई है। उन्होंने समझा दिया है कि खाड़ी के देश ये जान लें कि अगर इनकी जमीन और फैसिलिटी का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया तो इन्हें मिडिल ईस्ट के तेल के प्रोडक्शन को अलविदा कहना पड़ेगा। यानी अगर खाड़ी देश अमेरिका को ईरान के एनर्जी साइट पर हमला करने के लिए मदद देते हैं तो ईरान पूरे खित्ते के तेल गैस के प्रोडक्शन को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सब कुछ बिल्कुल खत्म। ईरान ने कहा है कि वो ऑयल गैस प्लांट, डीसैलिनेशन प्लांट यानी पानी बनाने की फैक्ट्रियों और अमेरिका से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देगा। वहीं सोमालिया ने भी बाब अल मंदब में इजरायली जहाजों पर बैन लगा दिया है। सोमालिया के इथियोपिया और अफ्रीकी यूनियन के सफीर अब्दुल्ला बरफा ने बाकायदा ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि इसराइल का कोई भी जहाज बाब अल मंदब से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल ने हाल ही में सोमालिया के एक इलाके सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता भी दी है और अपना एक सफीर भी सोमालीलैंड के लिए मुंतखब कर दिया है। सोमालिया सोमालीलैंड का हिस्सा है, इसलिए सोमालिया इसराइल की इस हरकत को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला मान रहा है। हालांकि इसराइल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि सोमालिया के पास मिलिट्री ताकत वैसी नहीं है जिसके जरिए वो बाब अल मंदब में इसराइली जहाजों को रोक सके। लेकिन सोमालिया कमजोर है, यमन कमजोर नहीं है। यमन में अंसारुल्लाह यानी हूतियों की हुकूमत है और अगर हूतियों ने बाब अल मंदब की तरफ नजर टेढ़ी करके देख ली तो फिर समझ लीजिए कि अमेरिका, इसराइल और मगरबी मुल्कों का दाना पानी ठप हो जाएगा। बाब अल मंदब से कारोबार करना आगे चलकर बहुत खतरनाक बन जाएगा। अभी सूरत हाल को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी जो अरब मुल्क खुद ही अमेरिका के भरोसे बैठे हैं वो अगर अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने देंगे तो बदले में पलटवार भी उन्हें ही झेलना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।